नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। हर साल की तरह इस बार भी निजी स्कूलों की अस्थायी मान्यता को लेकर के घमासान छिड़ गया है। स्कूल संचालक एक्सटेंशन की मांग को लेकर सड़कों पर हैं तो शिक्षा मंत्री यह साफ कर चुके हैं कि इससे राहत नहीं मिलेगी। हाई कोर्ट से भी स्कूल संचालकों को झटका ही लगा है। आपको बता दें कि साल 2003 से इन स्कूलों को अस्थायी मान्यता मिल रही है, लेकिन अब तक ये नियम पूरे नहीं कर पाए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर करनाल की है। यहां हरियाणा के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन करके जिला उपायुक्त अनीश यादव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि स्कूलों की मान्यता को एक्सटेंड किया जाए ताकि बच्चों के भविष्य पर तलवार न लटके। जिसको हम पूरा ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें दोष देना गलत है। तो हम इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वार आए हैं कि आप हमें इंसाफ दें। अरे लाखों तो अस्थायी स्कूल के संचालक आप देख रहे हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। हालांकि हाईकोर्ट से भी निजी स्कूलों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। 2003 से यह अस्थायी मान्यता मिल रही थी, लेकिन अब सरकार ने इनको मान्यता आगे बढ़ाने से, एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद निजी स्कूल के संचालक आप देखिए विरोध करते हुए नजर आए। आज हमारी एकमात्र मांग है कि हरियाणा के हजारों स्कूल जो अस्थायी मान्यता प्राप्त है, परमिशन प्राप्त है, जिनको हर साल एक वर्ष की एक्सटेंशन दे दी जाती थी, उनको 1 वर्ष की एक्सटेंशन दी जाए ताकि उनमें पढ़ने वाले लाखों बच्चे जो है परीक्षा से, रेगुलर परीक्षा से वंचित ना हों और नियमों का उसके बाद सरलीकरण किया जाए। हम हर वर्ष साल नहीं चाहते, हम परमानेंट समाधान चाहते हैं, लेकिन परमानेंट समाधान के लिए नियमों का उचित सरलीकरण बहुत ज़रूरी है। भूमि हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हम संदेश दे रहे हैं। यहाँ पर हजारों स्कूल संचालक पहुँचे हैं कि आप हमारे गार्जियन हैं, शिक्षा मंत्री जी आप हमारे गार्जियन हैं, आप भूमि के नियमों में उचित जो है सरलीकरण करके उसमें जो है रियायत प्रदान करें ताकि ये टेम्परेरी प्राप्त स्कूल और परमिशन प्राप्त स्कूल और गैर मान्यता प्राप्त स्कूल मान्यता प्राप्त कर मुख्य धारा में जो है शामिल हो सके और हर वर्ष इनको आपके पास जो है इस समस्या के लिए खड़ा ना होना पड़े। सरकार 1 साल की एक्सटेंशन दे देती है और जितने भी ये स्कूल हैं सब बहुत परेशान है, क्योंकि इस समय पर अगर परीक्षाओं का जोर होता है और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी हो जाती है कि परीक्षा दे पाएंगे कि नहीं, और सभी स्कूल संचालकों के लिए भी एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनता है। तो आज हम रिक्वेस्ट करने आए हैं माननीय सीएम साहब से कि वो हमारी समस्या का सुझाव करें और इस समस्या का एक सोल्यूशन निकालेंगे। कम से कम 8-10 साल के लिए एक्सटेंशन दें, सो दैट जो भी नॉर्म्स हम पूरे नहीं कर पाए थे या जो जहाँ ये चीज़ें अटक रही हैं उनका सोल्यूशन वो हमें दे और हम इस चीज से बाहर निकल। तो स्कूल संचालकों की बात को तो आपने सुन लिया, लेकिन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक्सटेंशन देने से पहले ही इनकार कर दिया है। बिल्कुल निराधार है। 2003 में जो स्कूल थे उनके लिए कुछ नियम बने थे, लेकिन उनमें संशोधन होता रहा और अब वो बहुत घटाया के जो जमीन थी वो बहुत ही कम कर दी गई है, उससे नीचे उसको कर भी नहीं सकते। और पिछली बार हमने इनको कहा था कि भाई अगली बार में आपको ये मान्यता नहीं देंगे, तो आप या तो ये ज़मीन पूरी करो, कोई भी इसका तरीका अपनाओ, और या फिर ये इस प्रकार से मान्यता नहीं दे सकते। तो पिछली बार उनका क्या कि मान्यता दी थी और वो सब लोग सेटिस्फाई थे कि ठीक है अब की बार मान्यता दो। अगर उन्होंने इस प्रकार के एडमिशन किए तो मैं समझता हूँ उन्होंने गलत काम किया। रिलैक्सेशन 2003 से लेकर अब तक रिलैक्सेशन दे रहे, इसके आगे रिलैक्सेशन क्या दें? मान लो हमने 250 गज में स्कूल खोल दिया तो 250 गज से नीचे कहाँ लेके जाएँ उसको? अब ये तो कहते हैं उसको भी हम 100 गज में कर दें, कर नहीं सकते ना जी, कोई ना कोई नियम तो रखने पड़ेंगे ना जी। तो शिक्षा मंत्री की बात को आपने सुन लिया। स्पष्ट तौर पर उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अब फिलहाल एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि पिछले साल भी आपने देखा कि किस तरीके से यही शर्त रख करके एक्सटेंशन दिया गया था। अब निजी स्कूलों पर संकट है। ग्राफिक के जरिए भी थोड़ा समझ लीजिए, करीब 2000 ऐसे निजी स्कूल हैं जिनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। अस्थायी मान्यता देने से सरकार ने चूंकि इनकार कर दिया है और हाईकोर्ट से भी आपको ये बता दें कि निजी स्कूलों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। 2003 से आपको बता दें कि ये वो स्कूल हैं जिनको अस्थायी तौर पर मान्यता दी जाती रही और हर साल एक्सटेंशन के बाद भी इन निजी स्कूलों ने उन नियमों को पूरा नहीं किया। ज्यादातर स्कूलों के पास जमीन का अभाव है और यही एक बड़ा कारण है। ग्राउंड समेत कई नियमों पर ये खरे नहीं उतरते हैं। स्कूल संचालकों ने भी नियम अभी तक पूरी तरह से फॉलो नहीं किए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी से जुड़े हुए कुछ सवाल पहले उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही कि अस्थायी मान्यता पर आखिर स्थायी समाधान कब होगा,
यही सवाल सबसे अहम है, क्योंकि अस्थायी मान्यता साल 2003 से लगातार आप दी जा रही है। दूसरा सवाल यह है कि निजी स्कूलों को नियम पूरे करने से आखिर परहेज क्यों है? ये सवाल भी इसलिए है क्योंकि 2003 से 2022 तक आप आ गए हैं। तीसरा सवाल यह है कि एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, ये टेंशन कब खत्म होगी? ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और लगातार अगर आप नॉर्म्स को पूरे नहीं कर रहे हैं तो फिर ये जो विरोध प्रदर्शन है इसको किस तरीके से देखा जाए, आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सत्यव्रत शास्त्री जी, बहुत स्वागत आपका चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत है। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत। डॉक्टर यशपाल यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के, आपका भी स्वागत है। और बलजिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सदस्य हैं हरियाणा अभिभावक एकता मंच के। बलजिंदर सिंह जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं अध्यक्ष जो हमारे साथ एचएसएस के जुड़े हुए हैं उनसे मैं करना चाहूंगा। डॉक्टर यशपाल यादव जी, अस्थायी मान्यता को लेकर के हम लोग देख रहे हैं, सरकार का पक्ष यह है कि 2003 से तो एक्सटेंशन मिलता रहा, लेकिन आखिर ये कब तक चलता रहेगा? जो नॉर्म्स हैं उसको पूरा करना होगा, और अगर नहीं पूरा करेंगे तो फिर अब आपको वो एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। कैसे देखते हैं, क्या डिमांड है आपकी, और इसको किस नजरिए से देखा जाए? आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। देखिए सर, एक्सटेंशन तो कोई मांगता ही नहीं। हम तो कहते हैं, हमेशा से ये कहते आए कि आप परमानेंट कोई सोल्यूशन हमारे लिए दे दीजिए। और परमानेंट सोल्यूशन में विकल्प के तौर पे हमने 2 विकल्प उनको दिए भी थे कि या तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की अनुमति दे दीजिए, क्योंकि जिस स्थान पर वो स्कूल चल रहे हैं वहां जमीन को बढ़ाना बिल्कुल नामुमकिन है। जो जमीन बढ़ा सकते थे उन्होंने जमीन बढ़ा ली है और मान्यता ले ली है। लेकिन अब जो स्कूल बचे हैं, जितने भी स्कूल बचे हैं, वो जमीन का नॉर्म्स पूरा कर ही नहीं पाएंगे। उनको 10 साल तक एक्सटेंशन दे दीजिए तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जमीन बढ़ाना मुश्किल नहीं। और ये स्कूल ज्यादातर शहरी क्षेत्र के स्कूल है। हम उनको बार बार ये कहते आए हैं कि आप अनुमति दे दीजिए दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की। लेकिन सरकार का अड़ियल रवैया इतना है, सत्यव्रत शास्त्री जी बैठे हैं, एक शिक्षाविद है, तो ये समझ सकते हैं इस बात को कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनुमति देने में हर्ज क्या है, सरकार को नुकसान ही क्या है। बच्चे यहाँ भी पढ़ रहे हैं, बच्चे वहां भी पढ़ लेंगे। तो दूसरा विकल्प ये है कि आप, जब ये शहरी क्षेत्र के स्कूल है, तो आप इनके लिए नॉर्म्स कम कर दीजिए और इनको एक मुफ्त मान्यता दे दीजिए। कोई 200 गज में चल रहा है, कोई 150 गज में चल रहा है, कोई कितने गज में चल रहा है। चलो, उनको कहते हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है, लेकिन हम कहते हैं बिल्कुल व्यवहारिक है। ऐसा पास्ट में हो चुका है, अलग अलग स्टेट में हो चुका है। जहां जहां नियम बने वहां उनको ये कहा गया कि आज से पहले जो स्कूल चल रहे हैं उनको हम एज इट इज छूट दे देते हैं। चौटाला सरकार ने उस टाइम जब नियमावली बनाई 2003, तो उस टाइम भी ऐसा बोल रहा था कि आज से पहले जो स्कूल चल रहे हैं उस पर नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन बाद में नियमों को तोड़ मोड़ दिया कि नहीं, स्थायी पर हम कह रहे हैं, अस्थायी पर नहीं कह रहे। तो जो अस्थायी रूप से जो स्कूल चल रहे थे, जो मान्यता लेने की कैटेगरी में थे, जो अगर 1 साल तक नियमावली नहीं बनती तो ये जितने भी अस्थायी स्कूल थे वो भी स्थायी हो चुके होते, क्योंकि उस वक्त के जो नियम थे उनका तो पालन ये स्कूल कर ही रहे थे, तभी तो इनको अस्थायी मान्यता मिली। तो जो अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त स्कूल है उनको भी आप उसी तर्ज पर छोड़ दीजिए जिस तरह से स्थायी स्कूलों को आपने छोड़ दिया है। तो हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि एक्सटेंशन का चक्कर मत कीजिए। और एक्सटेंशन यदि करते भी हैं, आप बार बार करते हैं, तो इस वक्त आके आप, जब दिसंबर का माह चल रहा होता है, जनवरी का माह चल रहा होता है, जब बच्चों की पढ़ाई का बिल्कुल पीक पर होती है, ऐसे समय पर आप इस विषय को लेकर बैठ जाते हैं कि नहीं, अब स्कूलों को बंद करेंगे। जो इन स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस वक्त पे कहाँ जाएंगे? आप मार्च में, अप्रैल में नहीं, लेकिन उसमें तो अभी शिक्षा मंत्री को हम लोग सुन रहे थे, उन्होंने लास्ट ईयर भी कहा कि आप लोगों को इसीलिए 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था कि आप लोग नॉर्म्स पूरा करें, और उसके बाद भी अगर आप पूरा नहीं कर सकते थे तो आपको बच्चों का एडमिशन नहीं करना चाहिए था। अब आप लोगों ने किया तो उसमें आप लोगों ने गलत किया। हमने निदेशालय से संपर्क किया सर, हमने कहा था कि हमें आगे एडमिशन करना है कि नहीं, आप सरकार से पूछ लीजिए करना है कि नहीं, क्योंकि कुछ भी ये तो 2003 से और आज तक इसी तरह से चलते आ रहे हैं और ये आगे भी चलते रहेंगे। हम ये नहीं कहते, और हम बिल्कुल निश्चित रूप से कहते हैं कि हम स्कूलों को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। यदि ये बच्चे कहीं और पढ़ सकते, यदि इनका पढ़ने का कहीं और विचार होता, तो ये हमारे स्कूल में आते ही नहीं। जब ये कहते हैं कि हमारे स्कूल छोटे स्कूल है, इनमें ग्राउंड नहीं है, इनमें बाकी चीजें नहीं है, दूसरी सुविधाएं नहीं है, फिर भी बच्चे हमारे पास आ तो रहे ना। वो इसीलिए आ रहे हैं कि आपके सरकारी स्कूल जो नियमों को पूरा कर रहे हैं उनमें वो जो जाना नहीं चाहते। आपके हर गांव में स्कूल तो है ही, कुछ स्कूलों को तो आपने बंद कर दिया। पिछले दिनों एक बहस और चली थी कि आपके पास टीचर नहीं है,
तो सरकारी स्कूल इस कदर जो है खराब हो चुके हैं। ठीक है, उसका चलिए मैं जवाब लेता हूं। विश्वास हो चुका है। शास्त्री जी जवाब दीजिए। ठीक है, एक सेकंड आप शास्त्री जी। देखिए, मैं यशपाल जी की दो बातों से सहमत हूं और इस विषय में मैं समय लगा तो मैं बात भी करूंगा कि स्कूल को शिफ्ट किया जा सकता है और शिफ्ट वहां किया जाएगा जहां नई नॉर्म्स होंगे, नई चीजें होंगी, नहीं होंगी। तो ये विषय कोई बहुत ज्यादा अटपटा नहीं है कि कहीं दूसरी जगह पूरे नॉर्म्स के साथ यदि विद्यालय चलाते हैं तो उनकी मान्यता को एक्सटेंड करके स्थान चेंज कर दिया जाए। ये एक व्यवहारिक सी बात है, मैं इससे सहमत हूं। सरकार को कोई अड़चन आएगी तो मैं इस विषय पर तो वकील आपका बन सकता हूं। एक बात, क्योंकि मैं सरकार नहीं बोल रहा, ये ध्यान रखना यशपाल जी, मैं पार्टी बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बोल रहा हूं। बिल्कुल जनता से हमारा सरोकार है। और एक बात आपके नोटिस में और डालना चाहता हूं कि सरकार से हमारी बात हुई, शिक्षा मंत्री से हमारी बात हुई, डायरेक्टर भी हमारे साथ बैठे हुए थे। उन्होंने ये कहा कि नहीं, आप शिफ्ट करेंगे तो आप नए नॉर्म्स में आ जाएंगे। तो नए नॉर्म्स में नहीं आना चाहता। नए नॉर्म्स में तो आप कभी भी स्कूल खोल सकते हो, उस पर तो कोई पाबंदी है ही नहीं। चलिए ठीक है, यही टेक्निकलिटीज तो उनको समझ नहीं रहा। सहमत था, आपने बात क्लियर कर दी कि आप इतनी ही जमीन में कहीं बाहर निकलना चाहते हैं तो ये एक व्यवहारिक चीज नहीं। मैं यशपाल जी इस बात पर इसलिए मैं कहता हूं, मैं कोई पॉलिटिकल एंगल, मैं एक शिक्षक नाते भी कहता हूं, मैं एक स्कूल ओनर के नाते भी कहता हूं, दोनों तरफ से मैं कहता हूं कि ये चीजें जो हैं ये हमारे केवल व्यक्तिगत, कुछ लोगों को हम रोजगार भी, कुछ लोगों को हम अपना व्यवसाय के रूप में खुद का भी काम करते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी जो होती है वो विद्यार्थियों के डेवलपमेंट के ऊपर होती है कि उस विद्यार्थी को, जिस विद्यार्थी ने आपके यहाँ, हमारे यहाँ भावना से, संबंध से, हमारे व्यवहार से, किसी भी कारण से एडमिशन लिया, वो अपना है और हमारे बच्चे हैं, वो सबकी बात कोई नहीं। लेकिन उसको जिस परिवेश के अंदर उसका डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। शहरों में मेरे पास ऐसी चीजें हैं कि वो 3 फुट की गली के अंदर जाके हैं। मान लो कहीं कोई हादसा हो गया तो वो 3 फुट की गली है, लगभग कोई 1000 मीटर लंबी, वहां क्या जाएगा जी? कैसी स्थिति हो सकती है? उस कैंपस के अंदर एक पौधा नहीं है, उस कैंपस के अंदर ये खड़े हो जाए तो जगह नहीं है, बैठ जाए तो लेके जगह नहीं है। ऐसी जगह पर आपको विचार करना चाहिए कि यदि उस जमीन में, उस जगह पर, उन रूम के अंदर यदि हमारे पास कम संख्या के और कम कक्षा तक के विद्यार्थी की नॉर्म्स में आता है तो उस पर आपको समझौता करना चाहिए, उस पर एग्री भी होना चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि 20 साल से यदि आप अपने काम को और अपने इस सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाए तो अगले समय क्यों कर पाएंगे? तो हम अपने लिए कर रहे हैं वो ठीक है, हमें अपना एक रोजगार मिल रहा है, हमने 2, 4, 5 लोगों को भी रोजगार दे रखा है, लेकिन उसके लिए हम जो समाज के लिए जिस प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण, विद्यार्थियों का निर्माण करना चाहते हैं, उसके अंदर जिस प्रकार की एक्टिविटीज होनी चाहिए उसका अभाव रहता है। तो शास्त्री जी, अभी बच्चों के भविष्य का क्या होगा जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं? ठीक है शास्त्री जी, ठीक है, नॉर्म्स को पूरा करना चाहिए, ये आप लोगों ने नियम बना दिया। शास्त्री जी, ये नियम तो बना दिया कि नॉर्म्स पूरे होने चाहिए, 2003 से हम लोग देख रहे हैं, अस्थायी तौर पर आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य का क्या है फिर? नहीं, वो निश्चिंत है। मैं दूसरे बिंदु पर आ रहा था ना, आगे ये दूसरा बिंदु है कि उसका मुख्य, जो शिक्षा मंत्री जी ने जो कड़ाई से बात कही है कि भाई देखो, हर साल इस प्रकार की बातें चलना, यहां चलना भी समय है, लेकिन आप अप्रैल में डिसाइड करें अपनी चीज को, नए सेशन से शुरुआत करें कि भैया हमको क्या करना चाहिए। और हर बार ऐसे लेके दिसंबर की बातें लेकर और हम अगली बार की बात जाते हैं, फिर अप्रैल में उन बातों को भूल जाते हैं, फिर दिसंबर में आती है तो फिर हम उसकी बात करते हैं, अप्रैल में फिर भूल जाते हैं। हमें एक इस व्यवस्था की ओर चलना चाहिए कि आपका हमारा काम भी चलता रहे, विद्यार्थी जो हमारे प्रति स्नेह रखते हैं या हम जिन विद्यार्थियों के प्रति स्नेह रखते हैं वो चीजें भी ठीक हो, ये अच्छी बात है। लेकिन एक सामाजिकता के लिए या देश के नागरिकों का निर्माण हम कर रहे हैं, उनको उचित परिवेश जो मिलना चाहिए, उचित वातावरण जो मिलना चाहिए, जिन शैक्षिक संसाधनों का उसको उपयोग करना चाहिए, उनकी जगह तो हो चाहिए कम से कम। इसलिए ये इस साल के लिए बात को या एग्जाम के लिए बात करें या दूसरी जगह
विद्यालय को शिफ्ट करने के लिए, नए सिस्टम के अंदर आने के लिए आपकी मान्यता पूरी हो सकती है, लेकिन नॉर्म्स तो देखो, अब बाहर निकलेंगे तो नया तो नॉर्म्स चाहिए ना उस शिफ्ट के लिए। तो इसके लिए मेरी सहानुभूति पूरी है, के नाते भी, स्कूल के नाते भी, समाज के नाते भी, पार्टी के नाते भी। लेकिन आखिर अब कितने दिन और चलेगा, ये इसकी एक सीमा होनी चाहिए, और उस सीमा का मुझे लगता है समय आ गया है। 20-22 साल नहीं, बिल्कुल सही है, समय काफी है, लेकिन अब इसका हल भी तो निकालना ही पड़ेगा। बलजिंदर सिंह जी, आप इसको कैसे देखते हैं? असल समस्या कहां नजर आ रही है? सरकार की नीति शुरू से गलत रही है। सरकार ने इसी इन्होंने बार बार एक्सटेंड देते रहे हैं, और इनपे कभी भी इसमें क्रॉस चेक करके इन्होंने कभी नहीं कहा कि आपने इसके ऊपर क्या कदम उठाए हैं। सिर्फ एफिडेविट लेके एफिलेशन बढ़ाते रहे हैं। एफिडेविट में उन्होंने ये तो पूछे कि आप किस स्टेप के ऊपर आप कर रहे हैं, कुछ जमीन से रिलेटेड है, कुछ उनके प्रोजेक्ट लेते हैं, उनकी मर्यादा की बात सोचिए। एक मिनट सर, उसके अंदर इन्होंने कोई प्रोजेक्ट अपना देते हैं, अपना फ्यूचर प्लान शो करते हैं, कोई फ्यूचर प्लान नहीं लिया जा रहा। उसके बाद कहते हैं कठिनाई से क्या, और कठिनाई क्या होती है? अरे पढ़े लिखे लोगों के लिए एक कागज के टुकड़े को भी यदि आप कठिनाई नहीं मानेंगे या कठोरता मानेंगे, तो आज आप पढ़े लिखे में और अनपढ़ लोगों में अंतर क्या रह गया? बलजिंदर जी, देखो, स्कूलों से एक्सटेंशन तो देते रहे, लेकिन इनके फ्यूचर प्लान से रिलेटेड इनका कुछ भी नहीं लिया। यानी उनसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेते कि आप इतने टाइम के अंदर लेंगे, इन्होंने कुछ भी नहीं लिया कभी। और प्राइवेट स्कूलों ने भी अपना उसके ऊपर कोई भी अपना नहीं दिया, डायरेक्शन बताई कि हम इस टाइम में ऐसा ऐसे करेंगे। आज भी इनका अगर एफिडेविट देके अगर एक्सटेंशन बढ़ा भी जाए, इनकेस हम बढ़ाते हैं, तो इनके फ्यूचर इनका ब्लैंक है, बिल्कुल खाली है, उनका कोई प्लान से रिलेटेड कुछ मांगते। 2003 से लेके आज तक सिर्फ एफिडेविट के बेस के ऊपर देते रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों ने बिल्कुल किया। मैं स्कूल सरकारी अपना शिक्षा विभाग का, हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि हाई कोर्ट का डंडा चढ़ा है, जिसके बाद ये प्राइवेट स्कूल वाले अपना जिसपे अपना ये करें, जिसमें शिक्षा मंत्रालय ने बाद में इसके ऊपर हामी भरी है कि नहीं जी अब एक्सटेंशन नहीं देंगे, क्योंकि बहुत डांट पड़ गई है, हाई कोर्ट से डांट पड़ी है, तब जाके यह बात हुई है। क्योंकि सिर्फ एफिडेविट के बेस पे ना, क्योंकि सेफ्टी से कितना कॉम्प्रोमाइज करें। हम अभिभावकों से जुड़े हैं, हम देखते हैं कि छोटी छोटी गलियों में, भगवान ना करे, वहां कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, ना गाड़ी जा सकती है, ना कोई फायर ब्रिगेड से रिलेटेड है, ना एम्बुलेंस का है, यानी और ना ग्राउंड। नहीं, बिल्कुल सही है बलजिंदर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है, क्योंकि जब भी आप एक्सटेंशन दे रहे हैं तो आगे का प्लान क्या है ये बिल्कुल पहले ही पता होना चाहिए, उसी आधार पे आपको एक्सटेंशन देना चाहिए। मैं इसका जवाब लूंगा। बजरंग दास गर्ग जी, कैसे देख रहे हैं समस्या असल में आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि 2003 से हम 2022-23 में पहुंचने वाले हैं। अब आप देखिए, ये समस्या का समाधान होने की बजाय एक्सटेंशन और फिर वही स्थिति कि हमको एक्सटेंशन दीजिए। आयु जी, समस्या गंभीर है। जिन्होंने स्कूल बना रखे हैं, लगभग 2000 ऐसे स्कूल है जिन पर अस्थाई मान्यता है। अरे उनको परमिशन नहीं देंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकारी स्कूलों में ना तो बैठने के लिए जगह है, ना बैठने के लिए बेंच है, ना सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधा है, ना सरकारी स्कूलों में टीचर है। इब जो मजबूरी के अंदर लोग जो आम जरूरतमंद है, गरीब लोग हैं, वो छोटे छोटे स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। ये एक बड़ी भारी दिक्कत है। सरकार को जो भी अस्थाई स्कूल है, उनकी मान्यता की जो बात है, जो भी नॉर्म पूरे करवाने हैं, उनके नॉर्म पूरे करवा कर उनको अस्थाई की जगह स्थायी बनाया जाए, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। सपोज करो 2000 स्कूल है, किसी में 200 बच्चे हैं, किसी में 500, किसी में 1000 भी है, किसी में 100 भी है। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनकी पढ़ाई को बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए। तो स्कूल वाले जो हमारे बैठे हैं अध्यक्ष जी, उनसे मेरी अपील है, ये बात बिल्कुल सही है। वो 3 फुट की गली के अंदर स्कूल बन रहा है, वहां बच्चे मतलब कोई अप्रिय घटना हो जाए, जो अग्निकांड हो जाए, तो कोई हाल ही नहीं है। तो बच्चे का फंस के हो जाएंगे बच्चे, तो ना कोई गाड़ी बाहर कोई गाड़ी आ सकती है, ना जा सकती है। ऐसे स्कूलों की आप सिफारिश ना करें जो गलियों के अंदर है, छोटी छोटी गलियों में है, उनके लिए आप प्रेशर ना दे। बाकी जो अस्थायी स्कूल है जो ठीक बने हुए हैं, उनकी आप परमिशन स्थायी जरूर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सरकार को देनी भी चाहिए। जो ऐसे स्कूल है उनको आप
1 साल का समय लेके उनको कहो कि आप और जगह शिफ्ट करें स्कूल को, और जगह लेकर नई बिल्डिंग बनाए या किराए पे बिल्डिंग ले। दुनिया भर की किराए की बिल्डिंगें मिल रही है, वहां शिफ्ट कर ले। अगर पैसे है तो खुद की जमीन लेके स्कूल बना ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको फीस मिल रही है, फीस अगर 10-20 रुपए बढ़ा भी लेंगे तो भी जो है, जो पेरेंट, जो बच्चों के पेरेंट है वो देने के लिए तैयार रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर आज के युग के अंदर खास तौर में हरियाणा में मैं आयुष जी कहना चाहूंगा, शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। वो सरकार जो बोलती है वो करती नहीं है। आप जाकर देख लो कितने सरकारी स्कूल बंद हो चुके। सरकार गांवों के अंदर स्कूलों के लोग ताला मारकर, स्कूल के बच्चे स्टूडेंट जो ताला मारकर स्कूल के बाहर बैठे हैं। कहीं हिंदी का टीचर नहीं है, कहीं मैथ का टीचर नहीं है, कहीं इंग्लिश का टीचर नहीं है, कहीं प्रिंसिपल नहीं है। कैसे तो ये सरकार इन पे दबाव घेर रही है प्राइवेट स्कूलों पर, आप ये करो। और तुम्हारे पास तो दुनिया भर की जमीन है, तुमने 5-5 एकड़ में स्कूल बना रखे, कहीं 2 एकड़ में, कहीं 10 एकड़ में। आप वही मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रहे। जो प्राइवेट स्कूल जो सेवा भाव से काम कर रहे हैं, काफी जो संस्थाओं के स्कूल है, सैकड़ों ऐसी संस्थाएं हैं जो स्कूल चला रही है, वो भी नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर सेवा कर रही है। हमारे भी लेकिन दरअसल साहब आप लोगों ने भी तो समस्या का समाधान निकाला नहीं था ना। ये तो 14 में आए हैं, अब आपने भी निकाल दिया होता कम से कम तो ये समस्या नहीं होती। तो 2003 से चल रही है ये। आयु जी बिल्कुल बात आपकी जायज है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैंने पहले ही कहा है, जो गलियों में स्कूल बने हुए हैं, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 फुट की गलियां हैं, वहां स्कूल नहीं होने चाहिए। बड़ी भारी दिक्कत है, ना तो गाड़ी आ जा सकती, मान लो कोई अग्निकांड हो जाए, कैसे तो फायर ब्रिगेड जाएगी वहां पे। और कुछ 19-21 बात होगी तो दवाली कांड नहीं हुआ था, दवाली के अंदर कितना भयानक कांड हुआ था। आज तक भी जो कांड देख लेते हैं, सुन लेते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य है। ये स्कूल वालों को भी सोचने की जरूरत है, और सरकार को तो खास तौर पे ध्यान देना चाहिए जिनके पास नॉर्म ठीक है, जो गलियों में। आप ये कहना है कि जो बिल्कुल ही एकदम गलियों में है या जो नॉर्म्स एकदम पूरे नहीं कर पा रहे, उनको छोड़ के जो कुछ थोड़े ठीक हैं उनको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ओंकार सिंह जी, आप इसके पीछे का असल कारण क्या देख पा रहे हैं? 2003 से चली आ रही समस्या अभी तक समाधान पर नहीं पहुंचे हैं। आयुष जी, पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करूंगा। आज आपने वो मुद्दा उठाया जो हर साल उठता है, हर साल अस्थाई स्थाई अस्थाई अस्थाई यही चक्कर चलता है। इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद है, क्योंकि 2000 से अधिक स्कूलों का मामला है। अगर एक स्कूल में मिनिमम 300 स्कूल भी एवरेज, 300 बच्चे भी एवरेज लगा लिए जाए तो 60,000 बच्चों का फ्यूचर है। एकदम से कह देना कि हम इनको मान्यता नहीं देंगे, ये भी बहुत गलत बात है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, 2003 से लेकर 2022 आ गया, 19 साल भी बीत गए, समय भी बहुत अधिक हो गए। आपने प्रश्न पूछे, बहुत बढ़िया तीनों प्रश्न थे। आपने पूछा स्थायी अस्थायी का खेल कब खत्म होगा। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि स्कूल वाले शर्तों का पालन क्यों नहीं करते। तीसरा प्रश्न आपने पूछा एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, ये टेंशन कब खत्म होगा। देखिए, तीनों प्रश्नों का सवाल तो एक ही निकलता है, नियत और नीति। अगर सरकार की नियत और नीति ये है कि हम इनकी समस्या का हल करेंगे तो समस्या का हल निकलता है। बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, किसान आंदोलन हुआ, 3 कृषि बिल जनता पर थोपे गए, किसानों पर थोपे गए, वापिस हो गए हल। आ जाओ ओंकार जी, एजुकेशन पर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एक रटी रटाई चीज की तरफ मत बढ़ो। अच्छा शास्त्री जी, आप शिक्षा विदो, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं अपनी बात में मैं तो धैर्य आप छोड़ जाते हो, फिर आप विषय को आप बोल जाते हो। आयुषी इनसे ले लीजिए। मैं बोल लूंगा, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको कम से कम इतना तो रखो कि विषय क्या बात कहाँ कर रहे हैं आप। ठीक है ओंकार जी। आयुष जी बोलूं मैं? जी जी जी। आयुष जी देखिए, बात कहीं ना कहीं तो हमें लिंक करनी पड़ेगी ना कि इस सरकार की मंशा क्या है। ये सरकार लोकहितकारी सरकार है या रावण प्रवृत्ति की सरकार है? ये सरकार कर क्या रही है, अहंकारी क्यों है? देखिए, मेरे भाई शिक्षा के जो संबंधित बैठे थे यशपाल जी, उन्होंने बहुत बढ़िया बात की कि हमें शिफ्ट करने की इजाजत दे दें या नॉर्म्स कम कर दें। देखिए, नॉर्म्स कम करना तो सरकार के हाथ में है, सरकार नॉर्म्स कम कर सकती है। हाँ, ऐसे स्कूल जहां की गलियां कम है, रास्ता कम छोड़ा है, उन स्कूलों को कोई ना कोई उपाय दे दिया जाए।
और हम यहाँ पे बैठे हैं, अच्छे प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हैं, हमें यहाँ पे ये भी देखना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे ये नहीं कि हमने राजनीति करनी है, हमने ये भी देखना कि इनका हल क्या होगा। हल निकालने की अगर मंशा है सरकार की तो हल निकल जाता है। जो स्कूल क्षेत्र कम है लेकिन उनकी सड़क और उनकी अपना लोकेशन बिल्कुल ठीक है, जहां गाड़ियां आ जा सकती हैं, उन स्कूलों में क्षेत्र कम करके मान्यता स्थायी दी जा सकती है। अस्थायी का बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आज अस्थायी की बात करूंगा, 1 साल बाद फिर अस्थायी की बात होगी। जिन स्कूलों में क्षेत्र तो कम है इनके नॉर्म्स के अनुसार, लेकिन लोकेशन और लोकेलिटी ठीक है, बस कार आ सकती है, उन स्कूलों को मान्यता स्थायी कर देनी चाहिए। जो स्कूल जिनकी गलियां कम छोटी हैं, जैसे मेरे भाई शास्त्री की बहुत समझदार है, सुलझे हुए हैं, ये कहते 3 फुट की सड़क गली 1000 मीटर बोला इन्होंने, 1 किलोमीटर नहीं बोला। और मेरे ख्याल पूरे हरियाणा में ऐसी एक भी गली नहीं होगी जो 1000 मीटर की होगी, 3 फुट की। आ जाओ, बता दूंगा मैं, मेरे साथ आ जाना। अरे भाई बोल लें तो बाद में बोल लें, फिर मैं बोलूंगा आपके बारे में। ऐसे स्कूल हैं जो 3 फुट की गली में स्थित है, उन स्कूलों को नॉर्म्स कम करके बाहर शिफ्ट होने की इजाजत दे देनी चाहिए। अगर उनके पास एरिया कम है और उनकी गुंजाइश नहीं है, कम दर पर लोन दिया जा सकता है। हम इंडस्ट्री भी तो सेटल करते हैं, इंडस्ट्री रहते भी देते हैं, इनकम टैक्स की छूट देते हैं, एक्साइज की छूट देते हैं, जगह सस्ती देते हैं, हम उनको लोन देते हैं। ऐसे स्कूलों को लोन दिला दिया जाए। शास्त्री जी कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जो गर्दन में राड डली है ना, राड, ये निकालनी पड़ेगी आपको, नहीं 2024 में जनता निकालेगी आपकी राड। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जब सरकार की मंशा ये है कि ये स्कूल मान्यता प्राप्त होने चाहिए, देखिए इतने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ तो नहीं किया जा सकता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार को कुछ नियम सरल कर देने चाहिए, और जहां सरल होने की संभावना ना हो वहां पे उन स्कूलों को शिफ्ट करने की इजाजत दे देनी चाहिए। और साथ में यदि उन स्कूलों की आर्थिक स्थिति नहीं है तो ये तो पता लग जाएगा। अब शास्त्री जी कहे मेरे पास 10 लाख नहीं है, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि इनके पास तो करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, मैं कैसे मान लूंगा। लेकिन जिन स्कूलों की आर्थिक पता लगे इनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, उन स्कूलों को सरकार ऋण कुल मिला के बच्चों का भविष्य खराब ना हो, बाकी आर्थिक स्थिति क्या है इस पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर यशपाल यादव, मैं यहाँ पे एक वायदा जरूर करूंगा, ये निकम्मी सरकार तो कुछ नहीं कर पाई। 10 साल कांग्रेस का शासन में रहा, कुछ नहीं हुआ। चौटाला सरकार ने 2003 में इनको राहत दी थी। मैं वायदा करता हूं कि अगर हमारी सरकार 2024 में आई, इनकी समस्या का ये तो नहीं कर पाएंगे, ये तो टेम्परेरी। आप कह रहे हैं कि ये लोग कर नहीं पाए, अब इंडियन नेशनल लोकदल करेगा अगर आप सत्ता में आते हैं तो। ठीक है डॉक्टर यशपाल यादव, अगर चौटाला सरकार हमारी आती है, हम 2024 में इन स्कूलों की स्थायी मान्यता ठीक है, लेकिन उसके लिए हम लोग थोड़ा चुनावों तक का इंतजार करते हैं, हम लोग चुनावों तक का इंतजार करते हैं। अगर उससे पहले समाधान नहीं निकलता तो देखते हैं फिर हम लोग। ठीक है यशपाल जी, आप जो स्कूल बिल्कुल ही नॉर्म्स पूरा नहीं कर पा रहे हो, जो 2003 से लेकर के हम लोग 22 तक आ गए, कैसे बार बार आपको उसके समाधान की उम्मीद करते हैं? भाई इतना लंबा समय मिला था, कुछ तो उस विषय में सोचना चाहिए था, नॉर्म्स के बारे में। देखिए सत्यव्रत जी ने कहा कि 3 फुट की गली में चलते हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं इनकी बात से कि 3 फुट की गली में नहीं चलने चाहिए स्कूल। यदि एक आध स्कूल ऐसे हैं, ये अपवाद के तौर पर देखे जा सकते हैं, ऐसे सभी स्कूल नहीं है। 3200 के करीब स्कूल है जिन पर तलवार लटकी हुई है, तो उसमें से अगर 1 स्कूल या 2 स्कूल इस तरह की परिस्थितियों में चल रहे हैं तो उनकी वकालत हम नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि तकरीबन स्कूल ठीक ठाक चल रहे हैं, बच्चे भी उनमें ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, टीचर भी उनमें ठीक है, सुविधाएं वो जितनी दे सकते हैं उन लोगों ने दी हुई है, तो उन स्कूलों के बारे में तो सोचा जाना चाहिए। आप 3 फुट के बार बात कह के, क्योंकि पूरी बहस 3 फुट पर ही अटकी हुई है, 3 फुट की बात न करें। हम नहीं कहते, हम नहीं वकालत करते, ना हमने मांग की है कि हम 3 फुट की गली में स्कूल चलाएंगे, नहीं। हम कहते हैं जो ठीक ठाक चल रहे हैं, आप उन स्कूलों को, क्योंकि उनके पास जमीन की कमी है। सरकार ने, पिछले हुड्डा सरकार ने जो जमीन तय की थी, उसके बाद जमीनों के ऊपर बात नहीं हुई। अब ये 8 साल निकल गए, एक्सटेंशन तो बीजेपी सरकार ने जरूर दी है, हर साल एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, और एक लेटर आता है कि अगले साल आपको एडमिशन करने की छूट नहीं दी जाएगी। छूट तो दी जाती है, क्योंकि MIS पोर्टल जो हमारा है, उस MIS पोर्टल पे जब हम एडमिशन करते हैं तो एडमिशन की छूट होती है। तो उसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि अब इस साल हमें एडमिशन करने की छूट है, क्योंकि जब MIS पोर्टल जो है, जो हमारा बंद होना चाहिए, वो बंद नहीं होता तो हम मान के चलते हैं कि छूट है।
ऐसा सब मान लेते हैं। जब हमारा पोर्टल ही खुला हुआ है, सारी चीज खुली हुई है, पूरी सुविधाएं हमें मिलती है और कोई नोटिस हमें नहीं दिया गया अप्रैल में, तो मानते हैं कि छूट है। पर दूसरी बात, अगर छूट ना भी हो सरकार की, तो भी मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि आप ताले तो लगा सकते हैं, ताले लगाने के लिए आप आ जाइए, चाहे आप आ जाइए, लेकिन हम स्कूल बंद नहीं करेंगे, क्योंकि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हम समझते हैं कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। जब ये लाखों बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये 60,000 का एक आंकड़ा दिया ओमकार जी ने, 60,000 ओमकार जी बहुत थोड़ा आंकड़ा आपने दिया है, 60,000 नहीं, मैं कहता हूं 1 लाख से ऊपर बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं और तकरीबन शहरी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 1 लाख बच्चे को तो ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता गलियों में। तो और शिक्षा मंत्री जी ने एक विकल्प दिया कि इन बच्चों को प्राइवेट करा देंगे या ओपन स्कूल से इनकी जो है हम 8वीं 10वीं 12वीं क्लास करा देंगे। ये तो गलत है। जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई कर रहा है उसको आप जो है उसको आप लाइन से हटा रहे हैं। रेगुलर पढ़ाई करने वाले बच्चों को आप ओपन की बात भी करते हैं या प्राइवेट की बात भी करते हैं, तो उसको आप जो है मेन लाइन से, मेन स्ट्रीम से हटा रहे हैं, आप दूसरी स्ट्रीम में जा रहे हैं। तो बच्चों के साथ ये एक तरह से खिलवाड़ हो जाएगा। इस तरह की बातें ना ही करनी चाहिए, ना ही बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। माननीय मोदी जैसी भावना होगी वैसी ही बात करेगा। जी जी, माननीय मोदी जी ने, शिक्षा मंत्री की भावना यही है कि बच्चों का भविष्य खराब हो, यही तो बात करेंगे। ठीक है, 1 सेकंड पहले उनकी बात आने नहीं 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 ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार चुनी हुई हमारी है, हमने सरकार चुनी थी। जब 2002 इस सरकार में 40 MLA जीते थे, 50 इसके खिलाफ गए थे। ये तो गठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन है, लूट का गठबंधन है। ये चुनी हुई सरकार नहीं कह सकते। हाँ, 46 MLA होते हम चुनी हुई कहते हैं। यशपाल जी एक आयुष जी 2014 में अभी इस विषय पर भी बातचीत हुई, उसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। आयुष जी 2014 में जब कैंपेनिंग चल रही थी, इलेक्शन चल रहे थे, तो उस वक्त माननीय रामविलास शर्मा जी ने, जो बाद में शिक्षा मंत्री भी बने, उन्होंने ये कहा था कि हम एक कलम से सभी स्कूलों को मान्यता दे देंगे। सत्यव्रत जी भी उसी क्षेत्र से ही आते हैं, सत्यव्रत जी अच्छी तरह से जानते होंगे कि माननीय रामविलास जी ने क्या बयान दिया था, और उसके बाद वो बयान घोषणा पत्र में भी छपा था। तो जब आपके घोषणा पत्र में भी छप गया, तो हम तो ये कहते हैं कि अब आपकी सरकार, फिर इसका समाधान तो होना चाहिए ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप हमें जो वादा किया था उसको पूरा कर दीजिए। शास्त्री जी जवाब बयान दिया था, शास्त्री जी जवाब दीजिए। एक तो ये है कि नियत और नीति अगर दोनों सही हो तो इसका समाधान आप निकाल सकते हैं, कोई बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है। शास्त्री जी देखिए जी, एक ऐसी पार्टी का प्रवक्ता इतनी बड़ी बात करता कि मेरी सरकार आएगी, जब जिसका एक MLA है, जिसके एक जिले के अंदर प्रभावी क्षेत्र है नहीं। अरे सुन ले भाई, हरियाणा में 48 साल सुन लो, अभी मैं खालू दे दूंगा, खालू देने लगा। वो आदमी वो बात करता है 48 साल तक आपके रीढ़ की हड्डी के अंदर स्टील लगी हुई है, जिसने अपने शासन काल के अंदर कितने लोगों को, निरीह लोगों को किस किस प्रकार से उनका जो है शोषण किया। ऐसी पार्टी के बोली पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, जिसकी शक्ल देखकर कोई आदमी ये कह नहीं सकता ये सभ्य व्यक्ति है। ऐसी गंदी और ऐसे निर्लज प्रवक्ता के सामने मैं कई बार कहता हूं चैनल्स पर, इस पार्टी को जिसका एक MLA है, जिसको टोटल एक जिले के अंदर तो जनता की 5% वोट भी एक रह जाएगा। चैनल पर बताकर उसका कर बढ़ाने से कुछ लाभ नहीं हो जाना, इनका भला नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये उस प्रवृत्ति की नहीं है, इनकी प्रवृत्ति जितनी भाषा है इस आदमी की, उससे कहीं ज्यादा ठीक है। ओंकार जी अभी देखिए आप, ओंकार जी सत्यव्रत जी के बोलने पर आपने कहा कि आप उनको ही बोलने दीजिए, अब आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक एक करके बोले। जहरीले लोग ये आयुषी मुद्दे भी आए, जितनी सरकार के प्रति ये जहर बोलते हैं, उससे ज्यादा जहरीम के अंदर भरा पड़ा है। ये कभी आदमी पड़े की बात ही सरकार एक व्यक्ति एक काम बताइए तुम्हारे समय का, जिस काम के आधार पर जनता तुम्हें याद करे, एक काम के आधार के ऊपर भी जनता तुम्हें याद करे। और जितना हम कर रहे हैं उतना चाहे स्कूल का हो, चाहे विद्यार्थी का हो, किसान का हो, चाहे मजदूर का, जितने रिलैक्सेशन समाज के लिए इस सरकार ने दी है,
गरीब बहुत के आसान कर दिया जनता के ठीक ऊपर। है, लेकिन शास्त्री जी इसका समाधान कैसे निकालेंगे? शास्त्री जी इसका समाधान कैसे निकालेंगे? वो डाकू हो ठीक है जिन्होंने अपने शास्त्री जी इसका समाधान लेकिन कैसे निकालेंगे? एक तो बच्चों के भविष्य का सवाल है और 2003 से 22 तक अगर इतने सारे एक्सटेंशन देने के बाद भी समाधान तक नहीं पहुंचे तो आप कैसे निकालेंगे इसका समाधान? आयुष जी किससे बात है? शास्त्री जी आपसे मेरा सवाल है, समाधान कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने एक सीमा के तहत मैंने कहा कि जो चीजें संभव है, जैसे यशपाल जी कह रहे हैं कि भाई 1 लाख से अधिक है, 1 लाख का औसत हो गया, कम से कम 250 से 300 बच्चे एक स्कूल में होंगे, कम से कम का नॉर्म है, ज्यादा होंगे तो, और 250-300 के बच्चों के बैठने के लिए भी, खड़े होने के लिए भी, प्रेयर के लिए भी कितना स्पेस चाहिए वो जरा एक बार आप अपने हिसाब से आंकड़ा लगा लिए। और उससे भी यदि जमीन कम है, या तो बच्चे कम है या जमीन उतनी में नहीं है जितने में आप बता रहे उतने बच्चे नहीं होंगे। इसलिए इन बातों को डिबेट का विषय नहीं है ये, ताकि मैं आपको गलत बताऊं आप मुझे गलत बताओ, लेकिन एक व्यवहारिक पक्ष के ऊपर जहां जैसे अभी आप भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूं, आप भी कह रहे हो कि जो व्यवहारिक जगह पर विद्यालय हैं जिनका व्यवहारिक एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उनके लिए जमीन कम हो सकती है तो उनका स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। वो 10-+2 की में चाहते हैं तो 10वीं का हो जाएगा, वो 10वीं का चाहते हैं तो 8वीं का हो जाएगा। यानी एक व्यवसाय भी और एक काम भी, दोनों चीजें आपका चलता रहेगा। इस बात पर सहमत हूं, लेकिन आखिर उसके नहीं, लेकिन शास्त्री जी आप तो सहमत हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि देखिए हमने बहुत बार इन लोगों को एक्सटेंशन दे दिया, लेकिन जब आप नॉर्म्स ही पूरे नहीं करेंगे तो इस बार हम कोई एक्सटेंशन नहीं देने वाले हैं। इसीलिए तो सवाल ये है कि फिर इसका हल क्या है? आप तो कुछ चीजें तो आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है व्यवहारिक तौर पर ऐसा होना चाहिए, लेकिन शिक्षा मंत्री ने तो मना कर दिया साहब। आयुष जी शिक्षा मंत्री मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। मैं ये चाहता हूं कि बात करेंगे तो मैं इनका वकील और उनके बीच की बात करूंगा, लेकिन कोई एक चीज तो तय करे ना। अगर भाई हम इतनी चीज के लिए सहमति के बाद में हम कोई बात नहीं करेंगे, आप प्रत्येक व्यक्ति से इस प्रकार की चीजें दो कि पर्टिकुलर ये स्कूल इतनी स्थिति में ये चाहता, इतना ये चाहता। आप एक डॉक्यूमेंटेशन पूरा तैयार करो, जिले वाइज कर लो, कैसे भी कर लो, या कक्षा वाइज कर लो, 10वीं के अलग कर लो, 8वीं के अलग कर लो, +2 के अलग कर लो। पर्टिकुलर एक चीज डॉक्यूमेंट तैयार करिए आप, और उसके अंदर कितने स्कूल आपके नॉर्म है और कितने स्कूल आप, हम और आप नहीं भी चाहते, वो भी एक लिस्टेड होनी चाहिए कि भाई इस स्थिति के जो है विद्यालय, उनके लिए हम कभी भी कोई हेजिटेशन या सरकार से मांग नहीं करेंगे। उन साथियों को कोई मोबिलाइजेशन जैसे किया जाए, सरकार की ओर से है, संगठन की ओर से है, बाकी किसी से उनके प्रति कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, हमदर्दी है, लेकिन उसके लिए वो जगह पर और क्या काम कर सकते हैं, ऐसा और क्या शिक्षण संस्थान के माध्यम से वो कर सकते हैं, उस पर विचार करें। ठीक है, लेकिन इस प्रकार की जो ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इनको कम से कम एक ऐसा एक खाका बनाना चाहिए जिसके आधार पर इस बात को आगे बढ़ाया जा सके कि क्या रिलैक्सेशन मिल सकता है। बलजिंदर सिंह जी, आपको लग रहा है किस तरह से समाधान निकल पाएगा? नहीं, सरकार की नीति बिल्कुल गलत है। सरकार ने कभी इस पे सोचा नहीं। देखिए अभी पिछले 2 महीने पहले ही आपने 165 स्कूल सरकारी स्कूल बंद किए हैं, तो प्राइवेट स्कूलों के ऊपर इन्होंने जान के बढ़ाते रहे, कहते जी हम अब भी इनको भी, आज भी ऐसा इनके विचार थे कि ये बढ़ जाएंगे, लेकिन जब हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर को अपना इसको रिफ्यूज कर दिया, तब जाके सरकार की भाषा बदली है कि हाँ जी अब एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर इसकी अपील भी कहीं करते हैं तो वहां भी रिफ्यूज हो जाना। क्यों? 2003 से लेके 2022 तक सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कह देना कि 19 साल तक आपकी सरकार सोई हुई थी कि आज अब कह रहे कि एक्सटेंशन दीजिए, क्योंकि ना सेफ्टी के ऊपर बच्चों की पर्सनैलिटी बिल्कुल डल हो जा रही है। क्यों? खेल के लिए उनके जगह नहीं है, ग्राउंड नहीं है, लैब के लिए नहीं है, बच्चों की भीड़ इतनी बढ़ाई जा रही है। सरकारी जो एक क्लास के अंदर मैक्सिमम जो एक्सटेंड होती है 10 से 12 फुट के क्लासरूम में 60 बच्चों की होती है, 80-80 बच्चे, 100-100 बच्चे इनके प्राइवेट स्कूलों के अंदर हो रहे हैं। तो सरकार ने इनके ऊपर, नीति के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, आज भी ध्यान नहीं दे रही है। आज भी अगर मैं कहूं तो सरकारी स्कूलों के अंदर भी हो रहा है कि सरकारी स्कूलों की नई बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं। लेकिन यशपाल जी तो कह रहे हैं कि देखिए आप अगर चाहें भी तो ताला लगा दें, लेकिन हम तो बंद नहीं करने वाले, क्योंकि हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि वहां पर कोई नॉर्म्स या फिर बच्चों के साथ सही व्यवहार नहीं, क्योंकि वहां बैठने की जगह नहीं है, जो उनको और एक्टिविटीज के लिए जगह होनी चाहिए वो सब अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, यशपाल जी तो कह रहे हैं कि नहीं हम बंद नहीं करेंगे। ये भी तो देखिए क्या पता का उसकी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे जरा। बलजिंदर जी को जमीनी हकीकत का नहीं पता है।
सर हमें जमीनी बिल्कुल हकीकत पता है, के आप बारे मेरे में साथ जानकारी चलिए, हमने नहीं हर रखते जगह हैं। के स्कूलों का सर्वे किया हुआ है, ये जो है पूरी इन्होंने रिपोर्टें 5 स्टार फैसिलिटी के स्कूल देखे हुए हैं, और 5 स्टार फैसिलिटी में कितनी ज्यादा फीस लगती है सर फरीदाबाद के अंदर 5 कर स्कूल जो पाता अभी है? मल्टी वाले बन रहे हैं वो हमारी असलियत में पहल की वजह ज्यादातर से हमने बच्चों को, हाई कोर्ट हरियाणा में के पिटीशन ज्यादातर लगाई, तब बच्चों जाके को इन्होंने ये छोटे स्कूल बीजेपी संभाल सरकार रहे हैं जागी और है पूरी कि एजुकेशन हम भी व्यवस्था स्कूलों को के ऊपर छोटे काम स्कूल करें। संभाल रहे हैं। सत्यवर जी ये बहुत बड़े आपको बड़े याद लेवल होगा के कि लोग, सरकारी बड़े-बड़े राजनेता, हाई कोर्ट बड़े-बड़े में डंडा जो पड़ा, है, तब जाके आप उनके जागे एक लेवल की हैं, ऐसे बात नहीं करें, जागे हैं। ऊंचे लेवल की बात करें। आप एक मिडिल क्लास जो 10-12 हजार रुपए बच्चे जो कमाता है, जिनकी 8,000 7,000 सैलरी है, ऐसे सर को ये भी तो बार पढ़ने बार का अधिकार इमोशनल दिया ग्राउंड जाना के ऊपर चाहिए कि बार नहीं बार दिया इस चीज जाना के बार चाहिए? बार क्यों करते हैं आप? ये भी देखिए सर, बार बार इमोशनल नहीं, ग्राउंड के आप- ऊपर बच्चों के भविष्य के ऊपर हमेशा उसके ऊपर लेके आते हैं, लेकिन नॉर्म्स को आप पूरा नहीं क्यों नहीं करवाते? उन प्राइवेट स्कूलों से क्यों नहीं कहते, क्यों अपना बच्चों की भीड़ बढ़ाई जा रही है? हायर एजुकेशन एक्ट अपना अगर आप देखें तो जैसे मान लो मैंने बच्चे को करानी है सिविल इंजीनियर, तो उन्होंने नहीं लेकिन ठीक है बलजिंदर जी, देखिए आप भी अभिभावक के एकता मंच की तरफ से, भाई अभिभावकों को भी तो इसको लेकर के कंसर्न होना चाहिए ना। पेरेंट्स को भी तो कंसर्न होना चाहिए ना, जो नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे हैं ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों भेज रहे हैं फिर? देखिए नजदीक के स्कूल में पड़ जाता है, इसलिए वह अपना सरकारी स्कूलों को भी अपना ध्यान नहीं दे रही है। एजुकेशन के बारे में यदि बात की जाए ना, तो राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि एक कमरा और एक क्लास, और आप पेड़ के नीचे बैठकर भी पढ़ा सकते हैं। शिक्षा देना शुरुआत से ही पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा हुआ करती थी, और आज भी राइट टू एजुकेशन में ये लिखा हुआ है, ये बात कही नहीं ठीक है राइट टू एजुकेशन, लेकिन अभी मौजूदा परिस्थिति में हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, अगर मान लिया कहीं कोई दिक्कत हो जाए या किसी तरह की कोई अगर अनहोनी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, समझना पड़ेगा ना। ये दोनों चीजें हमको अलग अलग रखनी पड़ेंगी। गर्ग साहब, जो बात शास्त्री जी ने कही या फिर जो यशपाल जी कह रहे हैं, क्या इस तरह से समस्या का समाधान हो पाए? आयुष जी, इनकी बातों से लगता है ये समस्या का समाधान होने के बजाय समस्या उलझती ज्यादा जा रही है। एट दी स्पॉट समस्या का समाधान करने की जरूरत है। ये लिस्टें बनाओ, सिस्टम बनाओ, नॉर्म पूरे करो, कि आप भी समझते हो इतनी जल्दी ना तो नॉर्म पूरे हो सकते, इसके लिए समय लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात यशपाल जी ने स्पष्ट कहा है, हम उसकी वकालत नहीं करते। जो गलियों में स्कूल है 7 फुट की, 8 फुट की, 3 फुट की, 10 फुट की गलियों में जो स्कूल होगा उसकी वकालत नहीं करते। ये अच्छी बात कही उन्होंने, उनकी वकालत करनी भी नहीं चाहिए। उनकी तो जो है जी वहां स्कूल का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, या उनको वहां कहीं और शिफ्ट कर ले, इनको उसके लिए स्टैम्प मिलना चाहिए। 2 बातें हैं, बार बार उसको आप रिपीट करे जाओ, आई साल रिन्यू करवाए जाओ, फिर रिन्यू करवाए जाओ, उन्होंने वहीं रहना है, शिफ्ट करना नहीं। सबसे मोटी समस्या क्या है, ये 2000 जो प्राइवेट स्कूल है ये नॉर्मल फीस लेकर पढ़ाते हैं। जो बड़े बड़े स्कूल है जी, जहाँ लाखों रुपए, हजारों रुपए जो फीस है, इन स्कूलों में ये हकीकत बात है, यशपाल जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ, गरीबों के बच्चे, मतलब आम जरूरतमंद के मध्यम वर्ग के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं, क्यों भाई भारी भरकम फीस ना लगे, उनको शिक्षा मिल जाए, सब कुछ सिस्टम मिल जाए। ये सिस्टम है, इस करके वो जो अड़ोस पड़ोस में, जैसे शहर के अंदर स्कूल है, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जो परिवार है वहीं उसको स्कूल में दाखिला करा देते हैं, वहीं पढ़ाते हैं। ना तो उसके बस का किराया लगता, ना आने जाना कोई खर्चा लगता, नॉर्मल फीस के अंदर बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं। और काफी ऐसे स्कूल भी है जहां पर सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं किताब फ्री देती है, कॉपी फ्री देती है। ये हर प्रदेश के अंदर सिस्टम चलता है सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं का, मगर सबसे बड़ी जुम्मेवारी इस टाइम सरकार की बनती है। आज जैसे यशपाल जी ने बताया 1 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, 1 लाख से ज्यादा बच्चे, मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार इनकी मान्यता रद्द कर देती है, बच्चों का भविष्य तो अंधकार में हो गया। बिल्कुल सही बात है गर्ग साहब, और इसीलिए इस समस्या का जो समाधान है वो निकाला जाना बहुत जरूरी है। शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब देखना ये पड़ेगा कि जो 2003 से समस्या चली आ रही है उसके समाधान की ओर कैसे बढ़ेंगे, और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य का आखिर क्या होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।